हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ सीरीज के अंदर आज हम लोग जानेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। ब्लड शुगर एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c टेस्ट एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का जो है एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डियर की ब्लड शुगर एनालिसिस क्या होता है। तो ब्लड शुगर का एस्टिमेशन करना ही होता है ब्लड शुगर एनालिसिस, जिसके मेनली चार पर्पज हो सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस, यस डियर, डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करना अपना एक पर्पज हो सकता है, प्राइमरी पर्पज। दूसरा, ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिया का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज से ज्यादा ग्लूकोज हो जाना, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज से कम ब्लड ग्लूकोज हो जाना डियर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि ब्लड शुगर एनालिसिस के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो मेनली, कैजुअली या जनरली तीन प्रकार का जो है ब्लड शुगर एनालिसिस किया जा सकता है, जो कि है यस फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर। दूसरा HbA1c टेस्ट, जिसे हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं। और तीसरा होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर यस फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड ग्लूकोज के बारे में। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है, उसे अपन बोलते हैं कि खाली पेट, यानी कुछ खाया नहीं हो 8 घंटे पहले से, उसके बाद में ब्लड सैंपल लेकर के जांच करी जाए, उसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और रैंडम ब्लड शुगर उसे कहा जाता है कि खाना खा चुके हैं उसके बाद में भी किया जाए, तो उसे पीपी ब्लड शुगर भी कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फास्टिंग या रैंडम शुगर एनालिसिस किया जाता है, उसके लिए सैंपल किस प्रकार से ले सकते हैं। तो पहला एक तरीका होता है जो कि आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम लोग कैपिलरी ब्लड टेस्टिंग कहा जाता है, जिसके अंदर एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर जो डिवाइस होता है, एक अच्छी कंपनी का ग्लूकोमीटर डिवाइस के थ्रू जो है, जिसकी रीडिंग जो है अच्छी आती है, उसके थ्रू जो है अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। जनरली जो है फिंगर को प्रिक करके वहां से ब्लड जो है इस स्ट्रिप के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पे विद इन 30 सेकेंड जो है एनालाइज करके ब्लड शुगर जो है एस्टिमेशन हो जाता है डियर। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है डियर ब्लड सैंपल कलेक्शन, जिसमें EDTA या सोडियम फ्लोराइड वायल होती है इस प्रकार की, जैसे ये वाली वायल है जो पर्पल कलर में, वो EDTA वायल होती है, और जो ये ग्रे कलर में है वो सोडियम फ्लोराइड वायल होती है। इस वायल के अंदर ब्लड को सैंपल को यस डियर अपनी वेन से कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके इसको एस्टिमेशन के लिए ग्लूकोज एनालाइजर में टेस्ट किया जाता है यस कलेक्शन के बाद में, और फिर उसके द्वारा जो है जांच करी जाती है। तो इस मेथड से जो ब्लड सैंपल होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा रादर देन कैपिलरी ब्लड टेस्टिंग, क्योंकि कैपिलरी ब्लड के अंदर जो है शुगर एनालिसिस का थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, जबकि एक्यूरेट जो रीडिंग आती है वो कहाँ से आएगी डियर, EDTA या सोडियम फ्लोराइड वायल के थ्रू जो है सैंपल कलेक्ट करके एनालाइजर के द्वारा टेस्ट करी जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर। तो फास्टिंग का मतलब होता है यानी खाली पेट, और रैंडम का मतलब होता है खाने के बाद में, जिसे पीपी शुगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि फास्टिंग और रैंडम शुगर का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। तो सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, यानी खाली पेट, कम से कम आपने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया है तो आपका ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल होता है डियर 70 से 110, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 70 से 110 mg जो है ब्लड शुगर होना चाहिए खाली पेट, यानी कम से कम 8 घंटे पहले आपने खाया है, इसके बीच में कुछ भी नहीं खाया है। दूसरा, इसे मिलीमोल में भी कई लेबोरेटरीज में मिलीमोल में वैल्यू आती है, तो इसको कोरिलेट किया जा सकता है। दूसरा, खाना खाने के बाद में अगर किया जाए, ठीक है, तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो ब्लड शुगर होता है उसे अपन रैंडम शुगर या फिर पीपी शुगर यानी पोस्ट प्रांडियल शुगर के नाम से जाना जाता है, जो कि नॉर्मली 110 से 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए 2 घंटे बाद। अगर ये इस बीच में नहीं, इस बीच से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डायबिटिक पर्सन हो सकता है डियर। और मिलीमोल पर लीटर के अंदर अगर किसी लेबोरेटरी में है तो आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, यानी इस वैल्यू को 6.1 से 7.7 के बीच में नापा जा सकता है। यस और नो, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो सेकंड टेस्ट अपना जो है HbA1c टेस्ट। तो HbA1c टेस्ट क्या होता है, पूरा नाम है इसका डियर, HbA1 का मतलब होता है हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट। अपने ह्यूमंस का जो हीमोग्लोबिन है उसे HbA1 कहा जाता है। और C का मतलब होता है डियर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज,
यानी कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ गया है, उसे कहेंगे HbA1c टेस्ट। तो बॉडी में जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से HbA1 का लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, उस ग्लूकोज का लेवल, उस हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो जैसे जितना हाई ग्लूकोज लेवल होगा उतना हाई HbA1c लेवल आएगा। तो ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अपन ग्लूकोज का एस्टिमेशन यहाँ पे करते हैं। बट इसकी एक खास बात क्या है, ये पिछले 3 महीने का ग्लूकोज एवरेज ग्लूकोज लेवल के बारे में अपन को बताता है। तो लास्ट जो 3 महीने का ग्लूकोज लेवल कितना आपने कंट्रोल किया है, कितना मेंटेन किया है, उसके बारे में HbA1c टेस्ट बताता है। एंड इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका ये होता है। तो इसमें भी ब्लड सैंपल है, वो EDTA या सोडियम फ्लोराइड वायल के अंदर ही कलेक्ट किया जाता है, कैपिलरी से इसको नहीं नाप सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड टू ग्लूकोज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है। बॉडी में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा, उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और HbA1c का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि ये जो टेस्ट है वो कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बताता है फॉर द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज का एवरेज वैल्यू अपन को बताता है। आगे मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको समझ में आएगा। दूसरा, इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट है, फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग का मीन्स, जैसे मैंने बोला कि जो है अपन ने बोला कि खाली पेट जो है शुगर एनालिसिस करते हैं, इसके लिए खाली पेट रहने की जरूरत नहीं, आप खाना खा के भी करवा सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल आपका बताएगा। ठीक है, आज का नहीं बता रहा। जबकि जो पिछला जो टेस्ट अपन ने पढ़ा था, फास्टिंग एंड रैंडम शुगर, वो क्या क्या बता रहा था? वो बता रहा था आज का लेवल। ठीक है, जबकि ये बता रहा है पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यस और नो? ठीक है, तो इसका भी अपन जो है ब्लड सैंपल लेंगे, उसके थ्रू इस टेस्ट को किया जा सकता है। ठीक है, और ब्लड सैंपल है वो मोस्टली अपन कहाँ से लेते हैं? यहाँ से अपनी सिफेलिक या बेसिलिक वेन होती है, जहां से अपन ब्लड सैंपल जो है कलेक्ट किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली इसी लोकेशन से सिफेलिक और बेसिलिक वेन्स के नाम है। ठीक है, तो वहां से जो है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं HbA1c का लेवल। तो HbA1c का लेवल का मतलब क्या होता है डियर, वो समझेंगे अपन। नॉर्मल लेवल से पहले एक बात आपको समझना जरूरी है कि अगर ब्लड के अंदर 68 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज है, पिछले 3 महीने में इतना ग्लूकोज आपकी बॉडी में मेंटेन है, तो HbA1c का लेवल होगा 4%। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन जिसका ब्लड ग्लूकोज सामान्यतः 68 रहता है, तो उस पर्सन का 4% हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? 4% HbA1c। तो इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के HbA1c वैल्यू 4% है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज कितना है? 68 mg पर डेसीलीटर है। ठीक है। दूसरा, अगर 5% है तो ब्लड ग्लूकोज कितना होगा? 96 होगा। उल्टा बोल सकते हैं कि एक पर्सन का 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज 96 रहता है, ठीक है, सामान्यतः, तो उसका 5% हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ जाएगा। तो HbA1c लेवल कितना आएगा? 5% उसका आएगा। यस और नो? 6 के लिए 124, 7 के लिए 152, 8 के लिए 180, 9 के लिए 208। यहाँ पे +-2 हो सकता है। ठीक है डियर, तो ये जो मैंने लिस्ट दी है वो अलग अलग लेबोरेटरी में +-2 हो सकता है। लाइक 9% पे जरूरी नहीं 208 फिक्स मैंने बोल दिया तो इतना ही होगा। +-2 210, 11 भी हो सकता है, 205 भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लेबोरेटरी पे डिपेंड करता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली क्या करना है आपको, 4% मीन्स 68। उसके बाद में हर एक % पे आपको +28 जोड़ना है। हर एक % पे क्या जोड़ोगे? +28 ऐड करते जाओगे। यस और नो? इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का लेवल 28 mg पर डेसीलीटर यानी 100 ml ब्लड में 28 mg जैसे ही बढ़ेगा, 1% हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा। मतलब HbA1c की वैल्यू 1% ज्यादा आएगी। यस और नो? तो अब देखिएगा, मैंने बोला कि नॉर्मल ब्लड शुगर होता है 70 से 110 mg पर डेसीलीटर, खाली पेट अपन ने बात करी थी। तो अगर इसका HbA1c निकालो, अगर एक पर्सन का ब्लड ग्लूकोज इसके बीच में रहता है तो HbA1c वैल्यू कितनी आएगी उसकी? तो 70 के आसपास 4% आ गया। यस और नो? और 110 के आसपास अपन देखेंगे तो 5.6 के आसपास, यहाँ पे 5 और 6 के बीच में आएगा। इसका मतलब नॉर्मल HbA1c वैल्यू कितनी आएगी डियर? यह समवॉट 4.2 से लेकर के 5.6% है,
वो नॉर्मल HbA1c वैल्यू अपनी आएगी। यस और नो? चलेगा, नॉर्मल बातें करते हैं अपन आगे की तरफ में। तो यस, तो नॉर्मल HbA1c लेवल कितना होता है? तो यस, सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट टाइम डायग्नोज किया जा रहा है, लाइक कोई पर्सन अभी डायबिटिक डायग्नोज नहीं है, अभी पता नहीं है कि वो डायग्नोज हो चुका है डायबिटीज से, फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि वो डायबिटिक है, तो उस केस में 4.1 से 5.7 को अपन नॉर्मल मानते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है। 5.8 से 6.5 के बीच में अगर HbA1c की वैल्यू आती है, इसका मतलब वो पर्सन प्री डायबिटिक है, मतलब बॉर्डर पे है। और अगर 6.5 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब उस पर्सन को डायबिटीज डायग्नोस हो चुका है। तो अगर आप या मैं अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं डायग्नोस करने के लिए जाता हूँ HbA1c रिजल्ट्स, और उस टाइम पे मेरा रिजल्ट अगर 6.5% से ज्यादा आता है HbA1c का, इसका मतलब मैं डायबिटिक हूँ। अगर 5.7 से कम आता है, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। और इसके कहीं बीच में आता है, इसका मतलब मैं रिस्क पे हूँ, मुझे डायबिटीज हो सकता है अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदलूंगा। तो ये रिजल्ट ये कहते हैं। बट एक पर्सन डायबिटिक डायग्नोस हो चुका है, लाइक एक पर्सन है जो कि डायबिटिक डायग्नोस हो चुका है, और वो पर्सन अगर HbA1c टेस्ट करवाता है, तो अब चूंकि वो डायबिटिक डायग्नोस्ड है, ऑलरेडी पता है कि 6.5 से तो ज्यादा ही है, यस और नो, तो उसके लिए अपन क्राइटेरिया बनाते हैं यहाँ पे। तो टोटल 4 क्राइटेरिया यहाँ पे बनाए हैं। कैसा? पहला गुड कंट्रोल, दूसरा एवरेज या फेयर कंट्रोल, तीसरा पुअर कंट्रोल, चौथा वेरी पुअर या मोरबिड कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब होता है कि एक डायबिटिक पर्सन अगर HbA1c को 6.5 से कम रख पा रहा है, 6.5 के आसपास या 6.5 से कम रख पा रहा है, इसका मतलब उसे कहेंगे कि उसने शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल किया, उसने पिछले 3 महीने में एक बार भी लड्डू नहीं खाया है, यस और नो। तो ये बताता है कि उसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया है, उसने एक भी लड्डू नहीं खाया, उसका लेवल हाई नहीं हुआ है पिछले 3 महीने में। तो इसे अपन क्या कहेंगे? गुड कंट्रोल कहा जाएगा। ये सुनो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कहीं भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, 6.5 से 8% के बीच में अगर मिल रहा है कि डायबिटिक पर्सन का HbA1c, इसका मतलब है कि उसने एवरेज कंट्रोल किया है, उसने कुछ ज्यादा एक आध बार लड्डू खा लिया है। समझ में आई बात? तीसरा, 8 से 9 आ रहा है, इसका मतलब बहुत बुरा पुअर कंट्रोल किया उसने, यानी उसने जब मौका मिला जब लड्डू दबा के पहले, यस और नो। और तीसरा है अबव 9%, 9% से ज्यादा अगर HbA1c का लेवल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसने डेली दबा के लड्डू खाया। लड्डू एक एग्जाम्पल है, मीन्स उसने कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं किया शुगर इंटेक के ऊपर, और बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी है, तो उसका HbA1c 9% से भी ज्यादा आ रहा है। और 9% का मतलब एवरेज ग्लूकोज कितना था? 208 mg/dl से ज्यादा उसका ब्लड ग्लूकोज रहा है लगातार पिछले 3 महीने से। और इतना ग्लूकोज किडनी पे, आईज के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है, यस और नो। चलेगा, आगे इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं हम लोग। यस, देखो ये एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे। इस रिपोर्ट के अंदर अपन देखते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर एक ये जो है रिपोर्ट है, इसमें मैंने नाम जो है हटा दिए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं HbA1c है वो कितना आ रहा है, इस पेशेंट का HbA1c कितना आ रहा है? 5। इट मीन्स 5 का मतलब क्या हो जाएगा? मैंने बताया था 4 का मतलब 68, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? अराउंड 96 के आसपास। तो इस पर्सन का ग्लूकोज लेवल कितना है? 96 रहा है पिछले 3 महीने में, विच इज क्वाइट नॉर्मल, जो कि नॉर्मल वैल्यू के अंदर ही तो आ रहा है। इट मीन्स ये जिस भी पर्सन की रिपोर्ट है वो एक क्वाइट नॉर्मल रिपोर्ट है। ऐसे एक और रिपोर्ट देखते हैं, देखिएगा एक और रिपोर्ट है अलग लेबोरेटरी की। इस रिपोर्ट के अंदर HPLC मेथड से किया गया है। और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी HbA1c टेस्ट करवाया जाए वो HPLC मेथड के द्वारा ही करवाना चाहिए। इसके द्वारा जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट और सटीक आते हैं। दूसरी बात करें, इस पेशेंट का HbA1c वैल्यू है 6.2%। तो 6.2% का मतलब क्या हो जाएगा? उसका ब्लड ग्लूकोज लगभग 130 के आसपास रहा था, जो कि प्री डायबिटिक के अंदर आता है। इसका मतलब इस पर्सन को प्री डायबिटिक है, अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा, लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा, ब्लड ग्लूकोज का इंटेक कम नहीं करेगा, तो ये डायबिटिक में भी जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर पे ही है। 6.5 से ऊपर पहुंचते ही तो क्या हो जाएगा? डायबिटिक घोषित हो जाएगा, यस और नो। तो अभी तक ये क्या है? प्री डायबिटिक कंडीशन में है। तो 2 रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं GTT टेस्ट। तीसरा जो है एनालिसिस का तरीका है, उसे अपन कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? इसमें भी ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसमें भी ब्लड सैंपल को सोडियम फ्लोराइड वायल में लेते हैं या फिर EDTA वायल के अंदर लिया जाता है, फिर उसको एनालाइजर के द्वारा जांचा जा सकता है, ठीक है। यस,
तो ब्लड सैंपल लेकर के अपन इसके अंदर जांच करेंगे, बट जांच करने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पे अलग है। इसको करने के लिए अपन को 8 घंटे की फास्टिंग कम से कम जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि देखो HbA1c टेस्ट में मैंने बोला नो फास्टिंग रिक्वायर्ड, कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं, यहाँ पे फास्टिंग रखनी पड़ेगी। मतलब इस टेस्ट के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको कम से कम 8 घंटे से भूखा रहना पड़ेगा, तब जाके ब्लड सैंपल देना है, अदरवाइज वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी। दूसरा, यस इट इज गोल्डन स्टैंडर्ड टू डायग्नोज जेस्टेशनल डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब ये क्या है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होती है प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज हो जाना, यस और नो, प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस हो जाना, जिसमें ये जो टेस्ट है 24 वीक की प्रेगनेंसी पे करवाया जाता है। आपकी जो डॉक्टर है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो डॉक्टर 24 वीक के ऊपर इस टेस्ट को करवाएगी, किसको जांचने के लिए कि उस महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हो गया, जेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो डायबिटीज नहीं हो गया है। तो इसको जांचने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका होता है ये कौन सा टेस्ट, GTT टेस्ट। तो दूसरा होता है डियर टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए। अब टाइप 2 क्या है, तो डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। थोड़ा सा सीखते हैं इसके बारे में। देखिएगा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, देखो ये एक ऑर्गन है जिसे अपन बोलते हैं पैनक्रियाज। अपना जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज एक एंजाइम एक हार्मोन सिक्रिएट करता है विच इज इंसुलिन। इंसुलिन अगर ये इंसुलिन सिक्रिएट ना कर पाए तो इस तरीके की, और ये इंसुलिन क्या काम आता है, ये इंसुलिन काम आता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, मेटाबोलाइज करता है, यानी बॉडी से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। अब ये इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस कर पाए, इस प्रकार की डायबिटीज मेलाइटस को अपन क्या कहेंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, जिसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। ये सुनो, फिर ग्लूकोज कम कैसे होगा बॉडी से। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसके अंदर इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं, इसे अपन कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। समटाइम्स इनके नाम होते हैं, चूंकि इसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। इसमें इंसुलिन बन रहा है इसलिए इंसुलिन पे तो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसे क्या कहेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। और चूंकि ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है इसलिए जुवेनाइल, इसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। यस, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसके बारे में आपको दिया। तो अभी अपन ने बात करी थी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज एज वेल एज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, यस और नो। तो इसकी स्टेप्स क्या है, कैसे किया जाएगा, GTT टेस्ट। तो इसको परफॉर्म करने के लिए अगर प्रेगनेंसी में कर रहे हैं तो भी, और टाइप 2 को डायग्नोस करना है तो भी, दोनों ही केस में क्या करेंगे, सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर लेंगे, यानी 8 घंटे की फास्टिंग के बाद पहला सैंपल ले लेंगे, ठीक है, वो टेस्ट सैंपल कहलाएगा। उसके बाद में उस महिला को प्रेगनेंसी में या फिर कोई डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है तो उस पर्सन को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाएगा, ठीक है, कितना, 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाएगा। और उसके बाद में 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद में, यस, और समटाइम्स जो है एवरी 30 मिनट फॉर 2 आवर, 2 घंटे तक, हर 30 मिनट के बाद में, यानी अगले 30 मिनट फिर 30 मिनट फिर 30 मिनट, यानी टोटल 4 बार जो है सैंपल यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और उन सैंपल में देखते हैं कि जो 4th सैंपल है उसमें अगर 140 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसे डायबिटीज है, और 140 से कम आ रहा है, 4th सैंपल की बात हो रही है यहाँ पे, और 140 से कम आ रहा है, इसका मतलब वो क्वाइट नॉर्मल है, उसे डायबिटीज नहीं है। तो ये होता है अपना यस GTT टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।